नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं हम खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर उन्हें नमन किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगे लिखा कि उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव प्रेरित किया है, गरिमा का उच्चतम आयाम स्थापित किया है। और गाजियाबाद में था। और वहां पर कुछ ही देर मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ा था। पूरे आंखों में जलन होने लग गई थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा इतनी जलन क्यों हो रही है? तो पता लगा स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में समस्या आ रही थी। हमें पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अगर वास्तव में कदम बढ़ाने हैं तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को और फ्यूचर की जो हमारी व्यवस्था है वह हाइड्रोजन एनर्जी की इस फील्ड में कैसे कार्य करते हुए हम लोग इस फील्ड की स्ट्रेंथनिंग में कार्य कर सकते हैं। वास्तव में जितनी डिमांड होगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे ही आप देखना कि यह अपने आप सस्ता होता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, इसके लिए नए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस तरह में कार्य करेगी। लेकिन प्राइवेट प्लेयर भी जब इस फील्ड में आएंगे तो इन संभावनाओं को और गति देने में मदद मिलेगी और इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। वैसे ही जैसे याद करिए मोबाइल फोन की पहले जब इनकमिंग कॉल भी 16 रुपए की पड़ती थी और आज कोई पूछता नहीं है, आज वो फ्री में उपलब्ध है। डिमांड हुई तो लोगों ने उसके साथ उसकी कीमत भी कटती गई, हटती गई और अंततः ऐसा हुआ कि फ्री में ही सुविधा प्राप्त होने लग गई है। उसके बहुत सारे फीचर आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, हम उससे भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसे ही इस फील्ड में भी हमें ग्रीन हाइड्रोजन का हो, ग्रीन एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की इस फील्ड में भी जो व्यापक संभावनाएं हैं इसको प्रोत्साहित करने की दिशा में हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे, इस दिशा में प्रयास करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन एनर्जी अभी महंगी पड़ रही है, अभी वह उस पर काफी कार्य चल रहा है और अब जैसे जैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं तो इसके बारे में नया। तो चंडीगढ़ में सीएम ने की है प्री बजट पर बैठक। साथ ही बता दें कि बैठक में सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता भी की। बता दें कि बैठक में कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के लिए सभी ने सकारात्मक सुझाव दिए। साथ ही पिछले साल की बजट की घोषणाओं की समीक्षा भी की गई। इस देश में बजट को लेकर के नए नए इतिहास बन रहे हैं। हम लगातार बजट से पूर्व इतनी बैठकें कर रहे हैं, बजट को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, सब विभाग हमारे लगे हुए हैं। और एक इतिहास ऐसा भी है कि हमारे पड़ोसी प्रदेश में बजट को पढ़ने का भी मुख्यमंत्री को अवसर नहीं मिलता और वो पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी अपने आप इतिहास बना है। लेकिन मित्रों, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, अवसर होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें प्रदेश के लोगों का ज्यादा कैसे भला किया जाए और आने वाला वर्ष हमारे काम का किस प्रकार से जनहित में काम करने का जो एक खाका है वो तैयार किया जाए। तो इसलिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी उनसे बातचीत की, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने भी दिए हैं। और अभी विभागों के अनुसार
जो चर्चा हमारी चल रही है, आज ये दूसरी मीटिंग उसमें थी। पहले कुल 32 विभागों ने उस दिन अपना पार्टिसिपेट करके अपने अपने सुझाव दिए थे। आज 10 विभाग जो बचे थे उन्होंने भी अपने विषय बताए हैं। अब ये निर्णय करने का विषय बाद में रहेगा। एक हमने जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मिल बैठ करके हमारे जो सीएमओ के लोग हैं और बाकी सब मिल करके कि उन सुझाव में कौन कौन से ज्यादा एडजस्ट किए जा सकते हैं, उनको सबको एडजस्ट करेंगे और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए एक अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होगा और कई दिन तक चलेगा और जो इंटरेस्टिंग सुझाव हो सिस्टम से जनता को जो अच्छा लगे और जनहित में भी हो और डिसिप्लिन भी आए, ऐसे बहुत प्रयोग हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। और अगर इस प्रकार का हेल्थ डिपार्टमेंट On the other hand, we're also looking at the digitalization agenda within UP and the country. We have introduced a new system of seamless connectivity for passengers through the Digi Yatra network, where the minute you enter an airport, from the entry gate into check-in, to your security gate, to your boarding gate, into your aircraft, based on a face recognition technology, FRT, which globally has been instituted only on a piecemeal basis in all the international airports from Dubai to Atlanta to Narita Airport to New York. We have done it across the board in India at 3 airports, Delhi, Bengaluru and Varanasi. And I'm pleased to report to you that the greatest adoption rate in the country in these 3 airports on a pilot basis. तो पानीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पानीपत के किशनपुरा रोड का है, जहां पेट्रोल पंप के साथ आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया है। बता दें कि बदमाशों ने इसी एटीएम को 5 महीने पहले भी निशाना बनाया था और उस दौरान मशीन में 17 लाख रुपए थे। साथ में पुलिस चौकी है। कितनी दूरी पे यहाँ से? ये तो है 10 कदम 20 कदम तो होगी। अच्छा, तो लगता भी चोरों को पहले भी नहीं पता लगा इसका, अब क्या पता। ये भी बता रहे हैं अभी रात 3 साढ़े 3 बजे चौकीदार बता रहा गाड़ी आई है। चौकीदार ने देखी है। हाँ। ठीक है, मैं यहाँ ड्राइवर हूँ, मैं एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आया था। यहाँ पे देखा तो एटीएम काट लगे, पास में चौकी है, पुलिस वाले को कोई खबर नहीं। फिर प्रशासन इसके ऊपर मतलब कुछ नहीं कर रहा है। पास में पुलिस वाले तो पब्लिक क्या करेगी? शीशे भी तोड़े गए हैं, शीशे तोड़े गए, आवाज भी आई है, तो इसका मतलब सभी सो रहे हैं। प्रशासन सोया पड़ा है क्योंकि पास में यहाँ से 100 मीटर की दूरी। तो खबर यमुनानगर से, जहां किसानों के उपयोग में आने वाले यूरिया के प्लाईवुड फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्लाईवुड इस फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि जिसके बाद मामला भी दर्ज करवाया जा रहा है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर प्रदीप मिल ने बताया है कि यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए उपमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई। ये टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है। बता दें कि जो भी फैक्ट्री संचालक गलत तरीके से कृषि में प्रयोग होने वाले यूरिया का प्रयोग करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। पूरे इस रबी सीजन में लगभग हमारी 70,000 मीट्रिक टन की डिमांड है और अभी तक हमारे पास 55,000 मीट्रिक टन आ चुका है और उसमें से 53,000 मीट्रिक टन की सेल हो चुकी है और 2,000 मीट्रिक टन हमारे पास स्टॉक में है, जिसमें से लगभग 1100 या 1200 मीट्रिक टन तो टैक्स में है और बाकी कुछ प्राइवेट डीलर हैं जिनके पास पहले से स्टॉक है, उनके पॉस मशीन में है।
तो अम्बाला के आजाद नगर इलाके में 2-2 फुट खड़े पानी से लोग परेशान हैं। बता दें कि बंद नालियों के कारण आजाद नगर इलाके में गंदा पानी खड़ा है, जिस पर लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि पानी में तैर रहे जहरीले जानवरों के डर से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही इलाके में गंदे पानी से घरों में बदबू फैल रही है और कई औरतें सड़क पर खड़े पानी की वजह से गिरकर चोटिल भी हो गई है। और साथ ही ये भी कहा कि कई बार नगर परिषद को इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे इतना पानी भरा है, मैं इससे इतनी परेशान हूँ। मैं एक गिर चुकी है, मेरे पैर में चोट लग गई। इसमें इतना पानी है, इसमें जंग जम रही है, कोई निकलता है गिर जाता है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं करती। इतना गंद फैला रखी है यहाँ पे, बीमारी इतनी बहुत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मंत्री लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अधिकारी ये हम जनता की सुविधा को खुद करें। ये इंदिरा कॉलोनी, रामपुर रोड, 3 नंबर गली, इसमें यहाँ कोई नहीं आता। 3 साल से हमारा रास्ता बंद है ये, और पानी में से हम कैसे जाएं, गिरते हैं, इसमें गंदगी जुड़ रही है, बीमार हो रहे हैं। मैं तो 3-4 बार गिर चुकी, तब जाके ये रोड़ा गिरवाया अपने दरवाजे में। जैसा कि अभी मतलब समाचार मिला थी, वहाँ पर ऐसे जो है मतलब नाले ब्लॉक है या और कुछ पे पानी रुका हुआ है, तो मौके पर अभी अपना जो चीफ सेंटर इंस्पेक्टर है उसको मतलब अपना आदेश जारी कर दिए गए हैं कि मौके पर अभी टीम को भेजकर जो पे वहाँ पे उसको जो भी वहाँ पे कोई रुकावट है पानी की या कोई भी सफाई की समस्या है तो उसको अभी तुरंत रिजॉल्व करो। हम इस गली में रहते हैं, तो यहाँ पिछले 1.5 साल से हम इतने ज्यादा परेशान हैं। पहले तो मेन रोड की वजह से परेशान थे, अब वो ठीक हुई तो यहाँ पानी खड़ा होने लग गया नालियाँ बंद होने की वजह से। हम प्रशासन से 2-3 बार लिखित कंप्लेंट भी कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। 10 चक्कर लगाते तो एक बार आके पानी निकाल के चले जाते हैं, शाम तक पानी फिर दोबारा इतना ही भर जाता है। इस गंदगी की वजह से घरों में सांप 3-4 बार सांप घरों में आ चुका है, बहुत परेशानी हुई पड़ी है। डाकिये ने आने के लिए मना कर दिया, दूध वाला आने से मना करता है, कोरियर वाला मना करता है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी का दौरा किया। साथ ही मंडी में किसान, मजदूर और आड़तियों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात भी की और सभी ने हुड्डा के सामने अपनी समस्याएं रखी है। किसानों की आलू की उचित कीमत न मिलने से किसान परेशान हैं, सरसों का अब तक मुआवजा नहीं मिला है। पूर्व सीएम ने कहा है कि विधानसभा में किसानों की मांग उठाया जाएगा। तो यमुनानगर के बिलासपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में दवाइयों की एक्सपायरी डेट को लेकर सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है और जिसके बाद अस्पताल संचालक सहित 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी किया, जिस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स और लैब अटेंडेंट ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अनुरोध किया है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए पहले पूरे मामले की जांच की जाए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो। बिलासपुर में डॉक्टर संजीव चौधरी के खिलाफ जो पर्चा दर्ज किया है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और बगैर उनके हेयरिंग के लैब टेक्नीशियन अनूप शर्मा और बाकी टीम जो अरेस्ट हुई है, डॉक्टर संजीव के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट है। तो हमने उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था कि आप सारे तथ्यों को ध्यान से गहनता से जांच करें ताकि कोई निर्दोष आदमी प्रताड़ित ना हो। इसमें आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाइए, अगर कोई कमी मिले तो उसको उनको नोटिस वगैरह पहले भेजिए। आप डायरेक्टली तो ऐसे किसी को भी, मान लो आप कार चला रहे हो तो आपको एक चालान भी दिया जाता है, तभी आपको कुछ आगे एक्शन होता है। यहाँ तो आपने एक वो धारा लगा दी है जिसमें आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। वो नियमित है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर ले कि कहाँ पे है। अब 30 लोग अगर मान लो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, उसका मेंटल स्टेटस आप देखो कितना। हम लॉ को नहीं डील करते। एसपी साहब और डीसी साहब ने हमें अच्छी तरह अश्योर किया है कि कोई भी कार्रवाई जो है प्रॉपर तहकीकात के बिना नहीं की जाएगी। सो प्रॉपर तहकीकात करेंगे, पर उन्होंने ज़रूर कहा है यदि हमें कुछ पता लगता है कि कुछ कमी है तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। हम उनके बात से बहुत खुश हैं और हम यही चाहते हैं कि बिना कोई निष्पक्ष होके अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करिए और यदि अपराध मिलता है तो प्लीज़ गो अहेड विद इट, जो भी करना है, जो भी कार्रवाई करनी है करें। तो हरियाणा में 60 साल से अधिक डिपो धारकों का लाइसेंस रद्द करने को लेकर
बनाया गया कानून का विरोध होने लगा है। आपको बता दें कि इस सबके बीच अंबाला में डिपो होल्डरों ने ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन भी किया और डीसी ऑफिस के बाहर नारेबाजी करते हुए सीटीएम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों ने कहा है कि सरकार का कोई आदेश पारित हुआ है अभी 2023 में, जिसमें इन लोगों को 65 वर्ष के बाद में रिटायर करने का या लाइसेंस रिन्यू न करने का कुछ आदेश पास हुआ है। मैं अभी इसके बारे में परिचित नहीं हूँ, मेरे को भी खुद पढ़ना पड़ेगा, बट इनकी जो मांगे हैं वो प्राइमा फेसाई उसमें लॉजिक प्रतीत होता है। तो जो भी हमारा कमेंट बनेगा इसमें हम रैशनली इसको देख के हम भिजवा देंगे सरकार को। सरकार इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से रिकमेंड करके भेजेंगे। सर मांग ऐसे है हमारी, एक तो मेन मुद्दा है जो सारे हरियाणा में हमारी स्ट्राइक चल रही है, वो इस चीज़ की चल रही है कि जो हमारे 60 साल के हमारे डिपो होल्डर हैं इनको इनके लाइसेंस रद्द करे जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही घटिया और बहुत ही घटिया मतलब कि फरमान जो दे दिया हमारे को, ये बहुत ही गलत है। तो धक्काशाही हो रही है हमारे डिपो होल्डरों के साथ। हमारी मेन मांग तो है जो सरकार ने जो नया कानून लागू किया है अभी मार्च के बाद 60 साल से ऊपर वाले डिपो होल्डरों का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा और उनको कोई राशन बांटने की अनुमति नहीं होगी। कोई ऐसा देखो, हम कोई सरकारी कर्मचारी तो है नहीं जो हमें रिटायर कर रही है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी मानती है तो उसके तहत हमें 20,000 रुपये हर महीने पेंशन। तो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब अलग अलग ड्रेस कोड लागू होगा और जिसमें कोड टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर शामिल होंगे और ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट भी पहनना जरूरी होगा। साथ ही ड्रेस कोड का अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी और दोषी को उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। वहीं नए नियमों को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के इन आदेशों का वो अब स्वागत करते हैं। इससे अस्पतालों में अनुशासन आएगा और मरीजों को इसका काफी लाभ भी मिल पाएगा। सरकार ने जो ऑर्डर निकाले हैं यूनिफॉर्म के लिए, मैं पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी, क्योंकि इससे पेशेंट्स को ढूंढने में भी मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही है, क्योंकि ना तो डॉक्टर्स का पता लग रहा, ना वार्ड सर्वेंट का पता लग रहा, ना नर्सिंग ऑफिसर्स का पता लग रहा कि क्योंकि एक यूनिफॉर्म ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हमें पता लग जाएगा। हाँ जी, डिपार्टमेंट से हमें ऑर्डर्स मिले हैं, हम डिपार्टमेंट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। बड़ा अच्छा फैसला लिया सरकार ने। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को, स्टाफ को, बाकी कर्मचारियों को अपनी ड्रेस में ही रहना चाहिए। इससे मरीजों को फ़ायदा होता है, मरीजों को, डॉक्टर को, स्टाफ को, नर्सिस को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आती इतने रश में। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। विश्वविद्यालय के तीसरे टीचिंग ब्लॉक की आधारशिला भी रखी है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन करते हुए कहा कि विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों की दुनिया को बहुत बड़ी देन है। प्रदेश सरकार ने विज्ञान रत्न पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। भारत के 12 वैज्ञानिकों को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। सराहना करता हूं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की कि इन्होंने इस प्रकार का एक साइंस कॉन्क्लेव और जिसका शीर्षक रहा है कि राष्ट्र निर्माण में विज्ञान का योगदान, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी अभी उभरते हुए वैज्ञानिक आगे बन सकते हैं, उनको उस प्रकार की रुचि पैदा हो, उनको ज्ञानवर्धन हो। और जितने भी देश के, दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके जो रिसर्चेज हैं, उनके जो काम किए हुए हैं, वो सबके सामने जब रखे जाएंगे तो सबको प्रेरणा मिलती है। और विज्ञान के बिना आज एक भी कदम आगे बढ़ना संभव नहीं है। सब चीजें विज्ञान के ऊपर ही आधारित होकर के आगे बढ़ रही हैं। तथ्य होते हैं, लेकिन उन तथ्यों को विज्ञान से सिद्ध कर दिया जाए तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे देश को वैज्ञानिक शायद उतना मैं तो नहीं देते रहे होंगे, पास्ट में, भूतकाल में तो बहुत वैज्ञानिक यहाँ हुए हैं, लेकिन अभी की जो एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण, जब देश में कोविड आया तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने
भारतवर्ष के ऊपर एक शंका पैदा करनी शुरू कर दी कि शायद सबसे बड़ा जो नुकसान है वो भारतवर्ष का होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों को बुला करके ये कहा कि एक अच्छी वैक्सीन हम तैयार करें ताकि हम अपने आप को भी बचा सके, दुनिया के लोग को भी बचा सके। 2 वैक्सीन हमने तैयार की और 200 करोड़ वैक्सीन वायल्स बना करके न केवल अपने देश में उसको सब लोगों को लगाया गया, बल्कि दुनिया के और देश जो इसको नहीं लगवा सकते थे उनको भी हमने भेजा और एक मानव जाति के कल्याण के लिए हमारा कदम आगे बढ़ा। ये हमारे वैज्ञानिकों की देन है। आपने प्रधानमंत्री जी ने अब जो नारा दिया है जय जवान जय किसान, साथ में जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये उन्होंने जोड़ा है। तो विज्ञान और अनुसंधान इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए आज का ये सेमिनार, इसके लिए मैं शुभकामनाएं। बीजेपी का 24 तो आना ही है और 24 में चुनाव भी है, तो मिशन मानना ना मानना विषय नहीं है। आखिर एक सामान्य एक प्रक्रिया है कि जब चुनाव आता है तो उसकी तैयारी के लिए हम भी जुटे हैं, बाकी पार्टियां भी जुटी हैं। तो एक प्रकार की विरोध का निपटारा हो पाएगा? देखिए, कोई किसी प्रकार का तथ्य उसमें नहीं है, बल्कि इन सरपंचों की, हमारे जो लोकल बॉडीज के लोग हैं उनकी हमने पावर्स बढ़ा। तो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है अपने इस प्रकार के साइंटिस्ट से, और खास करके युवा की प्रेरणा का स्रोत तो आज एक और जो इसी परिसर में स्वामी विवेकानंद जी के स्टैच्यू का जो अनावरण कराया गया है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, युवाओं के प्रणेता थे। युवा अपनी एनर्जी के साथ कुछ भी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। हम सब युवा हैं, तेज गति से तेज अपने काम के उस प्रगति के रास्ते पर हमको पहुंचना है। और कितनी गति चाहिए, कभी कभी वायु की गति बहुत तेज होती है, तो उस वायु की गति के हिसाब से चलने के लिए भी हमको एक प्रेरणा मिलती है। हम युवा हैं, और युवा को अगर इसके शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनता है? वायु। तो आप युवा भी हैं, आप वायु के प्रतीक भी हैं। इस गति से तेज बढ़ें। हम जितने दुनिया के देश साधन संपन्न हैं, शायद उतने साधन संपन्न हम नहीं हैं, तो इसलिए भी शंका करते थे। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों का करामात देखो। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों को बुला करके कहा कि सफल वैक्सीन ये भारतवर्ष बना सकता, आप लोग बनाइए। और 2 वैक्सीन बनाई जो न केवल हमने उपयोग की, बल्कि दुनिया के और देशों में भेजी। 200 करोड़ वैक्सीन के जो इंजेक्शन है वो भारतवर्ष में तैयार हुए। हमारे वैज्ञानिकों का जब उनको कोई चैलेंज आता है, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, और देश वही, लोग वही, हमारे नेता वही। नाम तब बनता है जब किसी भी चैलेंज को अवसर के रूप में बदल लें और उसका उपयोग देश के लिए करें। तो हमारे ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस चैलेंज को भी एक अवसर के रूप में बदला है। हमारा बजट भी उसमें सपोर्ट करता है। नई नई चीजों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए बहुत सी चीजों का इस बार भी उल्लेख हुआ है। रिसर्च के ऊपर बहुत बड़ा पैसा, हमारा जो बजट है इसके ऊपर हम कर रहे हैं। हरियाणा में भी हम लोगों ने अपने कई इस प्रकार के मिशन पर काम करना शुरू किया है। हमने ड्रोन की प्रशिक्षण के लिए भी दृश्य नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है कि ड्रोन की ट्रेनिंग, क्योंकि ड्रोन भी विज्ञान का एक बढ़ता स्वरूप है, उसके नाते से हमने अपने यहां काम किया है। हम अपने मेधावी छात्रों को, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत से उनके लिए हमने इनाम भी रखे हैं। हमने जो एक अभी विश्व विज्ञान का जो रत्न है, विज्ञान रत्न का जो इनाम है, ऐसा सब लोगों को देने का हमने जो फैसला किया है। और उसकी राशि जो पहले 2 लाख रुपए होती थी, अब उसको हमने 4 लाख रुपए किया है, ताकि हमारे जो नौजवान हैं इनको हम उसमें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्षेत्र हो, वो गणित हो, बीज गणित हो, जीरो का आविष्कार हो, पाई का मूल्य हो, संख्या प्रणाली का आविष्कार हो, कितने काम खास करके गणित से जुड़े हुए हमने दिए हैं। और उसमें जो नाम जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं, रामानुजन जी का, हमको अगर उनकी जीवनी के बारे में जानकारी मिली हो तो बहुत ही एक प्रेरणा देने वाली उनकी जीवनी है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।